नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत आपका टारगेट विदार के चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू रखते हुए लगातार चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में जो ब्रिटिश सरकार का था, रेगुलेटिंग एक्ट को जो ब्रिटिश सरकार का था वो क्या हो गया था, ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर इनडायरेक्ट क्या हो गया था, कंपनी पर इनडायरेक्ट नियंत्रण हो गया था। अब इसी को हम आगे बढ़ेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसी को आगे बढ़ेंगे हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। तो आगे हम इसी में देखते हैं 1784 को लाने की जरूरत क्यों पड़ी थी। आप ये भी समझ सकते हो इस तरीके से, 1773 में कंपनी पर इनडायरेक्ट नियंत्रण हो गया था, तो 1784 में कंपनी का डायरेक्ट नियंत्रण हो जाएगा। सॉरी, ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर डायरेक्ट नियंत्रण हो जाएगा 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। इसका पिट्स इंडिया एक्ट क्यों नाम पड़ा था? पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश गवर्नमेंट में वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट्स। वहाँ के कौन थे? विलियम पिट्स थे। इसी की वजह से उन्होंने ये उन्हीं के नाम पर ये क्या डाल दिया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब आगे हम इसी को बताते हैं, समझाते कि ब्रिटिश संसद का या ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर डायरेक्ट नियंत्रण हो गया था। ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी पर डायरेक्ट नियंत्रण हो गया था। डायरेक्ट नियंत्रण कैसे हो गया था वो हम आगे समझाते हैं कैसे हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने निर्देशक मंडल के ऊपर, ब्रिटिश सरकार ने निर्देशक मंडल के ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब नियंत्रक मंडल गठित कर दिया था कि जो नियंत्रक मंडल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो राजनीतिक कार्य देखेगा, और जो बोर्ड ऑफ निर्देशक मंडल था वो क्या देखेगा, व्यापारिक कार्य। कंपनी में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, जो ब्रिटिश सरकार ने गठित किया, जो नियंत्रक मंडल क्या देखेगा, नियंत्रक मंडल देखेगा राजनीतिक कार्य, और निर्देशक मंडल क्या देगा, व्यापारिक कार्य। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि क्या कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने, नियंत्रक मंडल, और कौन था, निर्देशक मंडल था। आपको अभी समझ आ जाएगा, निर्देशक मंडल। नियंत्रक मंडल और निर्देशक मंडल। नियंत्रक मंडल के क्या कार्य थे? नियंत्रक मंडल के कार्य राजनीतिक कार्य क्या थे, राजनीतिक। कार्य, और इसके क्या थे, निर्देशक मंडल के व्यापारिक कार्य। व्यापारिक कार्य, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर क्या हो गया था, डायरेक्ट नियंत्रण हो गया था। ये कंपनी ने नियंत्रक मंडल को गठित कर दिया। अब नियंत्रक मंडल में कंपनी ने क्या किया था, नियंत्रक मंडल में थोड़ा बताते हैं। नियंत्रक मंडल में कंपनी ने कितने मेंबर होते थे? नियंत्रक मंडल में मेंबर होते थे 6। नियंत्रक मंडल में कितने मेंबर होते थे? 6, ठीक है। अब जो नियंत्रक मंडल में जो 6 मेंबर होते थे, उनकी नियुक्ति कौन करता था? उनकी नियुक्ति करता था सम्राट यानी राजा। उनकी नियुक्ति कौन करता था? सम्राट।
नियंत्रक मंडल के कार्य क्या होते थे? राजनीतिक कार्य। अब राजनीतिक कार्य की कंपनी में क्या होना है क्या नहीं, जो राजनीति में हस्तक्षेप करे वही उसका मालिक हो जाएगा। और जो निर्देशक मंडल थे उनका कार्य क्या रह गया था? बस उनका कार्य रह गया था व्यापारिक मंडल। ठीक है, नियंत्रक मंडल की नियुक्ति कौन करता था? सम्राट करता था। आगे बताते हैं आपको कि नियंत्रक मंडल के कार्य क्या है? राजनीतिक कार्य। और निर्देशक मंडल के क्या कार्य है? व्यापारिक कार्य। अब वो व्यापार कार्य से दो लोग करने लगे भारत में कि भारत में कार्य कौन? दो लोग देखने लगे, नियंत्रक मंडल और निर्देशक मंडल। नियंत्रक मंडल के क्या कार्य होते थे? राजनीतिक। और निर्देशक मंडल के व्यापारिक कार्य। इसी को बोलते हैं द्वैध शासन। द्वैध शासन भारत में क्या लग गया था? द्वैध शासन लग गया था। कंपनी में व्यापारिक कार्य कौन देख रहे हैं? निर्देशक मंडल। और नियंत्रक मंडल क्या देख रहे हैं? राजनीतिक कार्य। इससे क्या हो गया? भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी। इससे क्या हो गया था? भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी। इसे हम हटाते हैं। भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी। भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत 1784 में। द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1784 में। अब ये द्वैध शासन कब से कब तक चला था? द्वैध शासन 1784 से लेके 1858 तक। अब वो 1784 से 1858 तक क्यों चला, ये हम आपको बताते हैं कैसे चला। 1784 से 1858 तक इसे हम समझा रहे हैं आपको। भारत में ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया था। भारत में द्वैध शासन की शुरुआत 1784 से हुई थी। अब 1784 से 1858 तक कैसे चली उसी को हम आगे समझाते हैं। जब 1784 में जब द्वैध शासन लगा था 1858 तक चला था। अब 1858 में कैसे हटा था? 1858 में क्रांति हुई थी। 1858 में क्रांति होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया था भारत पर। भारत पर डायरेक्ट प्रशासन वो शासन करने लगी थी। कौन? ब्रिटिश सरकार। इससे ये जो कंपनी थी, जो ये निर्देशक मंडल ये आ रहा है, ये सब कुछ हटा के डायरेक्ट उसके हाथ में चली गई थी। शासन किसके हाथ में चला गया था? ब्रिटिश सरकार में। तो इस वजह से 1784 से 1858 तक क्या लगा था? द्वैध शासन लगा था। अब आगे उसी को आगे पढ़ते हैं। 1786 का एक्ट, आई होप ये आपको ये समझ आ रहा होगा। 86 का अधिनियम पढ़ते हैं या एक्ट पढ़ते हैं। 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम। अब इससे 1786 का अधिनियम को लाने की जरूरत क्या पड़ी? 1786 का अधिनियम में कुछ जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो 1786 के जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो जो गवर्नर जनरल था और उसकी परिषद थी, उनका जो कोई भी निर्णय लेना उसका क्या था? निर्णय लेने बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था। अगर निर्णय में अगर पक्ष में निर्णय आ गया तो ये निर्णय लिया जाएगा, अगर विपक्ष में आया तो निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो इसी कुछ संशोधन होते थे, कुछ सुधार थे, तो इसी में कुछ सुधार होने थे। तो बस इसी की वजह से क्या आया? 1786 का अधिनियम आया था। उसी हम बताते आगे क्या था। मैंने आपको अभी बताया कि 1700 वो रेगुलेटिंग एक्ट में किस निर्णय किस आधार पे होता था? बहुमत के आधार पे होता था। अब 1786 के अधिनियम में क्या कर दिया? जो गवर्नर जनरल होता था वो अपने निर्णय को पलट सकता था। जैसे अगर उसके निर्णय में वो नहीं आया, निर्णय नहीं आया पक्ष में, तो भी वो निर्णय ले सकता था। इसमें ये किया था। और जो गवर्नर जनरल था, इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात है, जो गवर्नर जनरल था उसे तीनों सेनाओं का प्रमुख मान लिया गया था कंपनी की तरफ से प्रमुख मान लिया गया था।
गाली लग रही है। तो इसमें मैंने बताया कि गवर्नर जनरल अपनी उस परिषद को निर्णय पलट सकता था। गवर्नर जनरल निर्णय क्या कर सकता था? पलट सकता था, ठीक है। और जो सेना थी, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन हो गया था? तीनों सेनाओं का प्रमुख गवर्नर जनरल। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन हो गया था? गवर्नर जनरल। तीनों सेनाओं का प्रमुख गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, इसमें यही दो बातें हैं जो मैंने आपको खास बता दी। यही शक्ति अपने इंडिया में, यही शक्ति किसके पास है? अभी राष्ट्रपति के पास है। यही शक्ति किसके पास है? अपने राष्ट्रपति के पास। तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि भारत के राष्ट्रपति के पास तीनों सेनाओं की शक्तियों का प्रमुख किस अधिनियम के तहत है, तो जैसे क्वेश्चन आया है उस टाइम किस में दी थी? तो 1786 का अधिनियम में। आगे हम आपको समझाते हैं। थोड़ा हम आपसे एक क्वेश्चन हम आपको पूछते हैं कि द्वैध शासन का जनक कौन था? आपसे क्वेश्चन थोड़ी आपको बता दें, क्वेश्चन आया है कि आपको मैंने 1786 का अधिनियम मैंने समझा दिया। 1786 का अधिनियम में बस 2-3 एक पॉइंट खास बातें थी। गवर्नर जनरल था, उसे निर्णय पलट सकता था। किसकी? मतलब अपनी परिषद, उसकी परिषद। हाँ, गवर्नर किसकी पलट सकता था? परिषद, उसकी परिषद। ठीक है। और तीनों सेना का प्रमुख को गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है। और यही कि जो अभी जो अपना राष्ट्रपति होता है वो यही तीनों उसका प्रमुख होता है सेनाओं का। अब आगे हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे क्या रहे, बता रहे हैं कि द्वैध शासक का जनक कौन था। आप ये थोड़ा बता देते हैं, आपको क्वेश्चन आया है द्वैध शासक का जनक कौन था। द्वैध शासन का जनक कौन था? लियोनल कार्टिज। तीनों सेनाओं का द्वैध शासन का जनक कौन था? लियोनल कार्टिज। ठीक है। आगे हम देखते हैं अपनी 1793 का अधिनियम। क्या देखते हैं? 1793 का अधिनियम। आगे हम आपको समझाएंगे 1793 अधिनियम में क्या था क्या नहीं था, वो आगे हम समझाएंगे आपको। 1793 के अधिनियम, 1793 का अधिनियम। अब हम आपको क्या समझा रहे हैं? 1793 का चार्टर अधिनियम। ठीक है दोस्तों, 1793 का चार्टर एक्ट या अधिनियम। थोड़ा हम इसके बारे में आपको समझाएंगे 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में। इसमें क्या हो रहा था कि जो अंग्रेज थे वो भारत में क्या रहे थे? वो लगातार लूट मचा रहे थे कि जितना भारत से धन हो सके यहाँ से ले जाओ अपने इंग्लैंड में। ये लूट तो मचाने के लिए कर ही रहे थे। तो उसी में कुछ इन लोगों ने और लूट मचाने के लिए इनमें और इन्होंने कुछ काम किए, वो हम आपको काम समझाते हैं कि इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वर्कर थे,
ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर थे तो उन्हें जो सैलरी मिलती थी उससे पहले 1793 से पहले सैलरी मिलती थी वो ब्रिटिश सरकार देती थी उन्हें। कौन देता था? ब्रिटिश सरकार, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें सैलरी देती थी। फिर उसके बाद 1793 के चार्टर एक्ट में इन्होंने क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वर्कर हैं उन्होंने बोला कि ये काम वही इंडिया में कर रहे हैं तो इन्हें सैलरी कहाँ से दी जाएगी? इंडियन राजस्व से दी जाएगी। इंडियन से मतलब इंडियन राजस्व से इनकी सैलरी दी जाएगी। ठीक है, मतलब खाते से मतलब ओवरऑल इंडिया से ही इन्हें सैलरी दी जाने लगी। एक तो इन्होंने ये किया और लूट मचाने के लिए इन्होंने कंपनी को 20 साल का और अधिकार दे दिया कि आप व्यापार करो। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दे दिया कि आप व्यापार करो भारत में और लूट मचाओ। लूट मचाने के लिए उन्होंने पहला प्रयास क्या किया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर थे उनकी सैलरी कहां से दी जाएगी? भारत के राजस्व से। और 20 साल के लिए क्या किया गया था? कंपनी को अधिकार दे दिया कि आप 20 साल के लिए शासन करो। अब हमको पहला पॉइंट समझाते हैं। पहला पॉइंट के ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्करों के वेतन कहां से दिए जाएंगे? भारत के राजस्व से। ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्करों का वेतन कहां से दिया जाएगा? भारत के राजस्व से। भारत के राजस्व से वेतन दिया जाएगा। आगे मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल का क्या दे दिया? और दे दिया 20 साल के लिए और क्या दे दिया? अधिकार पत्र दे दिया कि आप जाओ 20 साल का अधिकार। ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल का अधिकार दे दिया व्यापार के लिए। अधिकार दे दिया 20 साल के लिए। ठीक है, 20 वर्षों के लिए, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए अधिकार बढ़ा दिया या दे दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्करों का वेतन कहां से दिया जाएगा? भारत के राजस्व से दिया जाएगा। इससे क्या होगा? भारत की प्रजा का शोषण होगा। मतलब भारत का क्या होगा? भारत की प्रजा का या भारत का क्या होगा? शोषण होगा। क्या होगा? शोषण होगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं, जब यहां से वर्करों का वेतन यहां से जा रहा था, इसी के एक सिद्धांत को नाम दिया गया है। कई पेपरों में ये क्वेश्चन आया है कि यहाँ से क्या दिया, यहाँ से इस सिद्धांत को, जैसे वर्करों का वेतन कहां से दिया जा रहा है? भारत के राजस्व से दिया जा रहा है। इसी को हम बोल देते हैं धन बहिर्गम का सिद्धांत। यानी कि धन को यहां से ले जाने का सिद्धांत। अंग्रेजों का क्या मकसद था? धन को यहां से ले जाने का मकसद था। क्या मकसद था इनका? तो इसीलिए से क्या नाम दिया गया? धन बहिर्गम का सिद्धांत। क्या मकसद था? कि यहां से धन बहिर्गम का सिद्धांत। ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार 20 साल के लिए बढ़ा दिया, 1793 से लेके 1813 तक ये अधिकार दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप जाओ व्यापार करो भारत में। और इससे क्या होगा? ये सैलरी बढ़ा दी, सैलरी भारत के राज्य से दी जाएगी। इससे क्या होगा? धन बहिर्गम का सिद्धांत। इससे क्या होगा? भारत का शोषण होगा अधिक। ठीक है, आगे हम आपको बताते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। आगे जो अगला आएगा 1800 अब 1813 चार्टर एक्ट को लाने की क्या जरूरत पड़ी? 1813 चार्टर एक्ट को 1813 का चार्टर एक्ट
1813 से चार्टर एक्ट की लाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? 1813 से में ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया था अच्छी तरह, ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया था अच्छी तरह कि भारत में अब किस तरह से अच्छी तरह शासन किया जा सकता है, किस तरह से। तो इसी में कुछ उसी को लेके कि भारत में कैसे अपने ब्रिटिश में ईसाई धर्म था, ईसाई धर्म को कैसे प्रचार किया जाए, ईसाई धर्म को कैसे प्रचार किया जाए। तो इससे पहले भारत में ईसाई धर्म का प्रचार नहीं कर रहे थे अंग्रेज लोग। क्यों नहीं कर रहे थे? इनको ये नहीं पता था यहाँ पर हिंदू मुसलमान वैसे ही आपस में लड़े जा रहे हैं, आपस में वैसे ही लड़ झगड़ रहे हैं। तो इसी में फिर उन्होंने आगे कई काम किए 18 चार्टर एक्ट में, वो हम आपको एक एक करके समझाते हैं। और यहाँ पर जो कंपनी का अब इन्होंने, और मैं आपको बता दें कहानी, 1813 चार्टर एक्ट में इन्होंने एक काम और किया था कि इन्हें तो अंग्रेजों को लूट मचा रखी थी भारत में। इन्हें तो ये मकसद था कि भारत को जितना लूट सके उतना लूट लो, इन्हें ये मकसद था कि भारत में जितना चाहे उतना लूट लो। तो इन्होंने जो पहले कंपनी का जो मोनोपोली थी, जो एकाधिकार था, जो कंपनी का एकाधिकार था, वो समाप्त कर दिया कि अब जाओ भारत में अपने बिजनेस करो, अपने व्यापार करो। क्योंकि अब कंपनी क्या देख रही थी? कंपनी को तो वहां पर मकसद हो गया था शासन करना, वो सॉरी ब्रिटिश सरकार का मकसद क्या हो गया था? शासन करना, उन्होंने देख लिया था। तो अब फिर और भी जो अंग्रेज थे उन्होंने सभी के लिए भारत में क्या कर दिया? दरवाजे खोल दिए कि आप जाओ यहाँ पे व्यापार करो, ठीक है। ईसाइयों के लिए दरवाजे खोल दिए गए कि जाओ आप भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करो, ठीक है। आगे हम इसी क्रम में आगे देखते हैं कि सबसे पहले क्या किया था? कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया, एकाधिकार समाप्त किया। अब बस ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ काम बचे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ काम। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कार्य बचे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य बचा था, बस क्या कार्य बचा था? चाय का व्यापार, ठीक है, और चाय का व्यापार और चीनी के साथ व्यापार। चीनी के साथ व्यापार, ये अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य बचे थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से किसमें इन्वॉल्व हो गई थी? शासन करने में। किसमें इन्वॉल्व हो गई थी? शासन करने में। और क्या किया था कि ईसाई मिशनरी, ईसाई मिशनरियों के लिए दरवाजे खोल दिए। खोल दिए गए, ठीक है। अब ईसाई मिशनरी का मतलब ये हो गया कि जो ईसाई धर्म का क्या करें? प्रचार करें, धर्म का प्रचार, उन्हें बोलते हैं ईसाई मिशनरी। जो ईसाई अपने में जो अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ईसाई मिशनरी बोलते हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य बस क्या बचे थे? चाय का व्यापार बचा था और चीनी के साथ व्यापार बचा था। और ईसाई मिशनरियों के लिए दरवाजे खोल दिए गए। कहां पर दरवाजे खोल दिए गए? भारत में दरवाजे खोल दिए गए। और इसमें एक इन्होंने अच्छा काम ये और किया था कि जो भारत के लोग थे, भारत के लोगों के लिए इन्होंने भारत के लोगों के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा पर खर्च करेंगे। 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करेंगे। और इनका मकसद ये 1 लाख रुपए शिक्षा करने का मकसद भी इनका, देखो क्या मकसद था इनका? मकसद ये था कि यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा लाके जो इन्हें बातचीत करने में दिक्कत होती थी
इनका मकसद क्या था, 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करें, वो भी इंग्लिश अंग्रेजी शिक्षा के लिए, जिससे इन्हें यहाँ आसान करने में, व्यापार करने में, प्रशासन करने में, कोई भी लूट मचाने में इन्हें कोई दिक्कत ना हो, इन्हें समझाने के लिए लोग चाहिए। क्योंकि इंग्लिश भारत में इंग्लिश बोली जाती है, हिंदी बोलते हैं, तो इन्हें दिक्कत आ रही थी। इन्होंने एक काम सबसे बड़ा ये किया कि 1 लाख रुपए हम क्या करेंगे, खर्चा करेंगे किस पर, शिक्षा पर। क्योंकि भारत की सहानुभूति जीतने के लिए, पर इनडायरेक्टली इनका मकसद क्या था, इनका मकसद था कि यहाँ से लोग शिक्षित होंगे, इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, जिससे मुझे उनसे बात करने में, एक्सचेंज अपनी व्यापार करने में, शासन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इन्होंने अपना एक लूट का सबसे बड़ा काम, एक काम और किया था कि जो लोकल टैक्स, जैसे लोकल टैक्स, लोकल गवर्नमेंट, जैसे पंचायत हुई, नगर पालिका हुई, उसमें इन्होंने क्या किया था, पंचायतों में, नगर पालिका में क्या लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था। टैक्स क्यों लगाया था, लूट मचाने के लिए। क्योंकि इन्हें तो भारत से क्या मतलब था, लूट मचाने से मतलब था। तो इन्होंने क्या लगा दिया था, 1 लाख रुपए, इन्होंने पंचायतों पर क्या लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था। नगर पालिका और पंचायतों पर क्या लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था। अभी हम लिख के बताते हैं आपको, थोड़ा और इसे समझाएंगे। नगर पालिका और पंचायतों पर क्या लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था। टैक्स लगा दिया। इन्होंने लूट मचाने के लिए क्या किया था, नगर पालिका और पंचायतों में क्या लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था। ठीक है, 1813 चार्टर एक्ट मैंने आपको बता दिया। थोड़ा हम आपको और रिवाइज करा देते हैं कि 1813 चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार करने का जो मोनोपोली थी, जो एकाधिकार था, वो क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। समाप्त करने के बाद इन्होंने जो वहाँ के जो ईसाई मिशन, जो वहाँ ब्रिटेन में जो ईसाई मिशनरी थे, जो बार बार वो बोल रहे थे कि मुझे अपने धर्म का प्रचार करना है, मुझे भारत में जाके अपने धर्म का प्रचार करना है। तो इस टाइम उन्होंने पहले क्यों नहीं भेजे, क्योंकि भारत में वैसे भी मार तोड़ मची थी, हिंदू मुसलमान वैसे भी आपस में लड़ रहे थे। तो उन्होंने जब उनसे बार बोलने के बाद फिर 1813 चार्टर एक्ट में इन्होंने ईसाई मिशनरियों के लिए भारत में दरवाजे खोल दिए। 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने के लिए इन्होंने कहा, और नगर पालिका और पंचायतों पर टैक्स लगाने को कहा। ये ऐसे करके, और हम ये 1813 का चार्टर एक्ट खत्म होता है। हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, आप क्वेश्चन बताना। हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप क्वेश्चन बताना कि भारत के दरवाजे समस्त ब्रिटिश प्रजा के लिए कब खोले, तो भारत के दरवाजे समस्त ब्रिटिश प्रजा के लिए कब दरवाजे खोले, मतलब कब यहाँ पर खोला था, तो 1813 चार्टर है, 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। इससे ब्रिटिश के सभी लोग आ जा सकते। इससे पहले क्या था कि कंपनी का मोनोपोली थी। ठीक है, आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा 1813 का चार्टर एक्ट। आगे हम कल आपको समझाएंगे 1833 का चार्टर एक्ट। आई होप आपके ये सब समझ आ रहा होगा। आपको जो अच्छा लगे कमेंट करके बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को टारगेट विद आरके को। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।